अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज एक्सपो सेंटर पहुंची क्योंकि यहाँ पे एक हेल्थ एक्सपो लगाई गई है और ज़रा हम आपको आज दिखाते हैं कि सिंध हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से जो है वो हेल्थ के हवाले से काम कर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से भी दावे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया जा रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं आज क्या क्या चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स में देख लेते हैं क्या हेल्थ के हवाले से यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या क्या कोई नई जिद्दत आई है या नहीं आई है। कि हम वैसे तो मेडिकल साइंस के बहुत आगे जिद्दत आ चुकी है, लेकिन हम लोग कहाँ खड़े हैं ज़रा देखते हैं, चलते हैं और इस वक्त क्या इसके अंदर रखा गया है आज आपको दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ चलें जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि ये एक हेल्थ केयर एक्सपो जो लगी है उसके अंदर सबसे पहले हम चाहते हैं कि रेस्क्यू 1112 का अगर हम बात करें तो ये इसका स्टॉल भी यहाँ लगा हुआ है। जो 1112 के हवाले से अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि रेस्क्यू कि वो सर्विस जो कि पहले हेल्थ केयर के हवाले से एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं 1112 जो है वो साथ फायर ब्रिगेड और लोगों को यहाँ पे आगाही भी फराम की जा रही है। डीजी साहब यहाँ पे खुद विजिट पे आबिद जलाल साहब, डॉक्टर आबिद जलाल साहब यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे ज़रा उन्हीं से पहले बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा इन्हीं के साथ आगाज़ कर लेते हैं कि 1112 की जो ये सर्विस कराची खासकर सिंध भर में जो शायद, लेकिन कराची में बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और किस तरीके से इसको देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आबिद साहब 1112 की हम सिर्फ एक सर्विस देख रहे थे कि एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन अब रेस्क्यू का भी काम आप लोगों के जो है सुपुर्द आ चुका है, तो कितना चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि जहां हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग्स का जो है यहाँ पे जंगल है और आए दिन हम ऐसे बड़े बड़े वाक़यात इस शहर में रोनुमा हो रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ गई हैं और कितना इस वक्त आप लोग जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताइए। पहले तो बहुत शुक्रिया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ एक्सपो लगा हुआ है जहाँ पर हुकूमत सिंध का इदारा सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल की तरह। और जैसे आप लोगों ने खुद बताया कि इस वक्त रेस्क्यू 1112 पूरे सूबे सिंध में इस वक्त ऑपरेशनल है और अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ ना मेडिकल एमरजेंसीज़ पे डिपेंडेंट सिर्फ नहीं था और उस पर मखसूस नहीं है, उसके साथ साथ आपने देखा कराची में जो मेजर इस वक्त एक बिल्डिंग कोलैप्स भी हुई थी, उसमें भी किस तरह से रिस्पॉन्स हुआ और फायर की एमरजेंसीज जिस तरह से आ रही हैं उस पर किस तरह से रेस्पॉन्स दिया जा रहा है। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बहुत बड़ी सर्विस पब्लिक सर्विस है इस वक्त हुकूमत सिंध की जो इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रही है पूरे सूबे में। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चैलेंजिंग इस शहर के अंदर काम करना, रेस्क्यू के काम, और आए दिन गर्मी के औकात या सर्दी उसमें आग के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किस तरह ये टेकर कर पाएंगे? हमें कितनी और ज़रूरत है इस पर फायर फाइटर्स की? आप समझते हैं कि इससे ये शहर अभी चल सकता है क्या? मज़ीद हमें अभी कितना टेक्नोलॉजी और इसके लिए चाहिए होगी? देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में हो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसी तरह से कराची के भी अपने चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को देखते हुए इस वक्त हमने अपनी डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं। जहाँ तक सर्दी गर्मी की आप बात करते हैं तो रेस्क्यू में इस तरह के मौसम नहीं देखे जाते। किसी भी किस्म की मौसम हो, कोई भी चीज़ हो, उस तरह से रेस्क्यू कभी भी हमें कॉल आती है इमरजेंसी की, कमांड एंड कंट्रोल पे उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया जाता है और हम लोग इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सारे जो सूबों की डायनामिक्स देखते हुए, सारे जो सिटीज़ की डायनामिक्स देखते हुए हम टीम्स को डिप्लॉय करते हैं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और उसी तरह से वहाँ पर जो स्टाफ है हमारा प्रॉपर्ली ट्रेंड हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है। जहाँ तक मज़ीद लोगों की आप बात करें क्योंकि एक्सपेंशन मोड में हम लोग और पंजाब से जो रेस्क्यू एकेडमी नेशनल रेस्क्यू एकेडमी है वहीं से ट्रेनिंग होती है। अभी भी हमारे पास नया बैच हमारा 25 तारीख को इंशाल्लाह पास आउट हो रहा है और इसी तरह से लोग हमारे ज्वाइन करते जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं और भी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक। अच्छा, लोगों की आगाही के कोई प्रोग्राम्स आप लोगों ने शुरू किए हैं? जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों को CPR देने के तरीक़ेकार बताए जाते हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं या सिर्फ यहाँ ही ऐसी एक्सपोज में सिर्फ थोड़ा सा डेमो दिया जाए? नहीं जी, सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट जो है वो है ट्रेनिंग कंपोनेंट, जिसमें हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, कोई भी हालात हो, उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और आपको ही पता है कि जब तक इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचती है वहाँ तब तक उनके जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, तो उनका इस सर्विस में तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब तक पिछले 1.5 साल में तकरीबन हम 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, मैं आपको पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर और इसके साथ साथ हम ड्रिल्स कंडक्ट करवाते हैं
उनकी विदिन हर क्वार्टर में जिनकी हमारे साथ इस वक्त कोऑर्डिनेशन है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा इंशाल्लाह, और इसी तरह से आप सब लोगों की सपोर्ट के साथ ये इदारा और स्ट्रेंथन भी और मजबूत भी होगा। बहुत शुक्रिया बहुत आपका वक्त शुक्रिया देने जी, के लिए thank जी। you जी। हमारी कोशिश थी आज हम यहाँ जैसे ये आप डेमो देख सकते हैं कि यहाँ जो ये तमाम लोग हैं, मसूद अहमद साहब जो हैं इस वक्त पब्लिक जो आम यहाँ लोग आए जिनका इंटरेस्ट है वो CPR देने का जो तरीक़ाकार होता है कि जब आपका अचानक कोई ऐसा हादसा हो जिसमें लगता है ऐसा है कि आपका दिल या आपकी सांस उखड़ गई है सामने वाले की और उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, उससे पहले उसकी धड़कन दोबारा बहाल करनी है, तो वो प्रोसेस कराता है CPR का सिलसिला, जिससे आप अपना दोबारा से इंसान का जो हरकत कल्ब है उसको दोबारा से उसको नॉर्मलाइज़ कराने के लिए, उसको दोबारा से धड़काने के लिए ये तरीक़ाकार मैनुअल तरीक़ाकार होता है। दुनिया में इसमें और भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन सबसे अहम और जिद्दत चाहे कहीं भी हो उसको हाथ के तरीके से ऐसे ही CPR दिया जाता है, वो आगाही इसी तरीके से सबको दी जाती है। हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा हमें भी बता सकें। चलें ज़रा हम अब आपको दिखाते हैं कि ये CPR देने का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह से लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका रफ़ी भाई ज़रा टाइम देने का। अच्छा, अब कुछ बताएँगे हमें CPR के हवाले से? बेसिकली ये CPR जो है लाइफ सेविंग टेक्निक है, CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये हम उस विक्टिम को प्रोवाइड करते हैं जो सडनली कार्डिक अरेस्ट के अंदर चला जाए। लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले आपने देखा पंजाब में कॉलेज के अंदर टीचर पढ़ाते एकदम गिर गए थे, तो वो कार्डिक अरेस्ट में ही गया हुआ था। तो उसके लिए हम ये जो बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक से अगर हम अप्लाई करें तो 90% चांसेस है उस बंदे के बचने के। तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? हाँ। अप्लाई हम ऐसे करेंगे, जब भी हमारे साथ इस तरह का कोई विक्टिम हमारे सामने कोलैप्स होकर गिरे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सराउंडिंग को क्लियर करना है, सेफ्टी पे इनको अप्रोच करना है, और हम डायरेक्ट उस पेशेंट के विक्टिम के कंधों पे ज़ोर से टैप करेंगे, हेलो आर यू ओके, हेलो। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इट्स मीन एक सीवियर इमरजेंसी है, आपने फ़ौरन 112 पे कॉल करनी है, या जो नियरेस्ट मेडिकल सर्विसेज है उसको आपने कॉल करनी है। ठीक है। हो सकता है अगर वो उसकी डायबिटिक लो हो गई हो या BP लो हो गई हो तो शायद आपको इससे रिस्पांस दे दे, लेकिन आपको रिस्पांस नहीं दिया तो इट्स मीन इमरजेंसी है। आपने हेल्प के लिए कॉल की, उसके बाद आपने डायरेक्ट उसकी पल्स और रेस्पिरेशन दोनों चेक करनी है। तो यहाँ हम कैरोटिड पल्स पे 2 फिंगर रखेंगे और साथ ही नज़र जो हमारी है विक्टिम की चेस्ट के ऊपर होगी। ओके। ये दोनों आपने 5 to 10 सेकंड के अंदर मल्टीनेशनल के अंदर ही देखनी है। तो हम ये पल्स भी फील कर रहे हैं और साथ चेस्ट का अप एंड डाउन देख रहे हैं यहाँ पे जो जी। चेस्ट का अप एंड डाउन भी नहीं हो रहा और पल्स भी फील नहीं हो रही। 5 सेकंड के लिए हमने काउंट किया तो डायरेक्ट हमने CPR स्टार्ट कर देना है। CPR के लिए हम बिटवीन द निपल अपने डोमिनेंट हैंड की हील रखते हैं ऐसे जी, बिल्कुल। दूसरा हाथ उसके ऊपर रखते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं और बिल्कुल अबव द विक्टिम आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर जी। ये प्रेशर जी एडल्ट्स के अंदर हमने एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर हमने कंप्रेस करना होता है। यस। और अभी हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेस और डिकम्प्रेस करेंगे, काउंटिंग के साथ ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नीचे वाले फिंगर खोल लें, 28 29 30 टाइम कंप्रेशन करने के बाद इसका एक रेशो है 30 कंप्रेशन बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ओके। लेकिन वायरल डिजीज चल रही है, अगर आप रेस्क्यू ब्रीथ ना देना चाहें तो जस्ट कंप्रेशन भी करेंगे तब भी उसके बचने के चांसेस 90% प्लस है। लेकिन अगर आपने रेस्क्यू ब्रीथ देनी ही है तो उसके लिए हम करते हैं हेड को टिल्ट, चिन लिफ्ट और नोज को पिंच करते हैं, अपने लिप और विक्टिम के लिप्स के दरमियान एक सील बनाते हैं, जेंटली ब्लो करते हैं, एक ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं। मुझे ये चीज़ इसलिए समझ नहीं आती, हमारा जो एक्सेल है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम उस सामने वाले को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चली जाती इसमें? हम जब एक्सेल करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होती है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो और फिर इसके बाद ये कितने देने हैं? इसके बाद कंटिन्यू हम करते हैं। हाँ। अच्छी खबर ये हो सकती है कि वो रिवर्ट हो जाए, नहीं तो हमने कंटिन्यू करना है जब तक कि वो रिवर्ट नहीं होता और जब तक कि वो मेडिकल सर्विस। अच्छा, ये अगर CPR से अगर हम हो जाते इतनी देर में हमें मेडिकल वो मिल जाती है हेल्प और हमारे पास मेडिकल सर्विसेज आ जाती हैं, तो क्या उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जा सकते हैं? बिल्कुल दिए जा सकते हैं, जो अभी अगर इससे रिकवर नहीं होता आदमी तो
अगर हमारे पास उस टाइम AED की मशीन हो, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे एम्बुलेंस के अंदर होती है। अगर ये एट अ टाइम उस विक्टिम को लग जाए तो उस victim नहीं, को- ये हम दे चुके हैं और रिस्पॉन्ड नहीं आया हो, लेकिन इन द मीन वाइल रेस्क्यू 1112 की कोई टीम पहुंच जाती है, तो क्या दोबारा इसको ये बिल्कुल। और कितनी देर का ये जो स्पैन ऑफ टाइम है कि इसको फौरी तौर पे हम सांस बहाल किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा, जब भी हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं और कोई रेस्क्यू सर्विस हमारे पास आती है तो उनके पास मशीन होती है, वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो उस मशीन की प्रॉम्पोर्ट को ही हम फॉलो कर रहे होते हैं और साथ ही CPR, इलेक्ट्रिक शॉक दोनों एक टाइम चल रहे होते हैं और उसके बाद उसको करते करते हॉस्पिटल रेफर करते हैं, बाकी फिर वो हॉस्पिटल के हैंडओवर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से चाह रहे थे कि लोगों में आगाही फराहम करें। हमने भी खुद सीखा, जैसे आप लोगों ने देखा कि यह कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो उसी तौर पे फौरी तौर पे अगर उसको कैसे CPR दिया जा सकता है, किसी की जान, लाइफ सेविंग जिसको कहते हैं। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची तो आपको ये तकरीबन ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फौरी तौर पे किसी को फर्स्ट एड देनी हो तो किसी की जान बचाने में आप भी कोई अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये तमाम नॉलेज एक आम आदमी के पास होनी चाहिए। और 1112 जो है वो कॉलेजेस और स्कूल्स और तमाम इंस्टीट्यूट्स में जाके इस तरह लोगों को जो है वो आगाही फराहम करें। और जहाँ हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से आप लोगों को भी दिखाया, तो यकीनन कोशिश थी हमारी भी। यहाँ प्रोग्राम में जो ब्रेक का वक्त है, आप ब्रेक ले लें, मज़ीद और एक्सपो में देखते हैं कि क्या क्या स्टॉल्स लगे हैं और क्या क्या लोगों के लिए नई नई चीज़ें आई हैं मेडिकल के हवाले से, आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको जहां हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो 1112 की सर्विस दिखाई थी, वहीं पे अब ये 1112 हेल्थ केयर सर्विस है जो आप कॉल करते हैं, फ्री कॉल करें, आपके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ये वो सिंध हुकूमत की फ्री सर्विस है जो आपको घर से अस्पताल तक पहुंचाने की ये सर्विस मुहैया की जा रही है। मैं आपको ये आज एम्बुलेंस अंदर से दिखा देता हूँ। जिन लोगों के घर में किसी ने इसको इस्तेमाल किया हो वो तो जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि ये 1112 सिंध हुकूमत की सर्विस है और ये फ्री सर्विस है। आपको ये घर पे आप कॉल करें, कोई मेडिकल इमरजेंसी, आपको असिस्टेंस भी देते हैं और साथ साथ जितनी देर में आप उनसे बात करते हो, ये आपके घर पे आपकी ये एम्बुलेंस के साथ ये उनके हेल्थ केयर यूनिट के लोग वहाँ पहुँचते हैं। मैं अंदर आता हूँ, ज़रा इनसे बात करेंगे। सर, ये थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ से आए और ये दिखाए कि क्या क्या इक्विपमेंट के साथ जो हम एक डब्बा सर्विस, हमारे ज़िंदगी भर पाकिस्तान के अंदर एक डब्बा सर्विस चलती रही और वो एम्बुलेंस के नाम पे लोगों को उठाते हैं, लेके जाते हैं। सही है, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ज़रूरत जिस तरह जिद्दत दुनिया के अंदर सर्विसेज होती हैं। सर अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा थोड़ी सी मुझे डिटेलिंग बताएंगे कि ये सर्विस कैसी है। जब आपको कोई कॉल आती है, यकीनन आप लोग फील्ड में होते हैं, आपको VHF पे एक एड्रेस मिलता है, उसके बाद आप लोगों के पास जो इक्विपमेंट है, आप लोगों को पता होता है कि जो सामने वाला पेशेंट है वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और क्या फैसिलिटीज़ आपके पास इस वक्त मौजूद होती हैं। पहले मुझे बता देंगे गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और SIEHS सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1112 के साथ मैं 3 साल से मुंसलिक हूँ। और हमारी एम्बुलेंस के अंदर इस वक्त 29 मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, 29 जो कि जिसमें वेंटिलेटर, AED मशीन, वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर की सहूलत भी हमारे एम्बुलेंस में मौजूद है, जिसके अंदर AED मशीन, पेशेंट मॉनिटर, सक्शन मशीन, एम्बो बैगिंग, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पोर्टेबल सिलेंडर्स, बहुत सारी ऐसी सहूलत हमारे एम्बुलेंस में मौजूद है जो कि एक ICU में मौजूद होती है। जो ICU में मौजूद जी जी। ये तमाम एम्बुलेंस ये सिर्फ जी जी, यहाँ नहीं एक्सपो नहीं में लाए हैं, तमाम हमारी सर्विसेज ये आपकी टोटल गाड़ियों में फ्लीट की जितनी भी एम्बुलेंसेज जितनी उन fleet सब है। के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है। ऑल ऑफ आवर एम्बुलेंस आर वेल इक्विप्ड। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, जब आपके पास कॉल आती है तो उस वक्त क्या तरीक़ेकार है? ये फ्री सर्विस है, ये तो जी, जैसे बता रहे हैं। 1112 हमारी बिल्कुल फ्री सर्विस है। कॉल आने के बाद अक्सर लोगों का ये हमसे गिला भी होता है कि आप बहुत देर लगाते हैं आने में, आप पहुंचते नहीं, आप सवालात बहुत करते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, जब तक हम आपसे पूछेंगे नहीं कि मसला क्या है, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, हमारे जितनी देर में आप तक पहुँचने तक शायद पेशेंट को कोई ऐसी मदद मिल सके जो हम आपको कॉल पर बता दें। इस वजह से हम आपसे सवालात करते हैं। प्रॉपर एड्रेस हम आपसे पूछते हैं, फ़ोन नंबर आपसे पूछते हैं, मरीज़ की औसतन उम्र आपसे पूछी जाती है और करीबी लोकेशन पूछी जाती है आपसे जहाँ हम इजीली पहुँच सकें, जहाँ हम इजीली पहुँच सकें, मशहूर जगह जहाँ हम पहुँच सकें आपके पास। क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें, बिल्कुल, गलियाँ तंग तंग हैं, हैं। बड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल ये, ऐसे क्योंकि यहाँ तो बहुत तंग गलियाँ हैं, मगर तो उसके लिए फिर क्या पैदल उतर के जाते हैं? पैदल उतर के जाते हैं। हमारे पास बहुत Portable सारा, stretchers हैं। हाँ ये देखें, ये हमारे पास जो है ना
पड़े हुए होते हैं, स्पाइन बोर्ड्स। ये वाले जी जी, इनको plastic स्पाइन के बोर्ड्स type। कहते हैं, जो Okay। पेशेंट 4th 5th फ्लोर पे होते हैं, हम इन पर जहाँ जो लिफ्ट नहीं है, जहाँ लिफ्ट आ नहीं है, सकता। जहाँ मरीज खुद उतर नहीं सकता, अनकॉन्शियस है, हम उनको स्पाइन बोर्ड पर जाके ऊपर से नीचे लेके आते हैं। और ये जो होती है ये स्ट्रेचर होते हैं हमारे पास, ये हम जहाँ तक जा सकता है, जहाँ एम्बुलेंस जाना रुक जाती है, वहाँ फिर हम स्ट्रेचर लेके जाते स्ट्रेचर लेके हैं। पतली जाते हैं। पतली और तंग जहाँ ये गलियाँ भी होती नहीं हैं, जा सकता, वहाँ वहाँ बोर्ड फिर हम ले जाते स्पाइन हैं। बोर्ड ले जाते हैं। ठीक। अच्छा, आप लोगों का एक मसला ये भी आता है कि कहते हैं कि कोई ना कोई एक साथ आपको एक जो अटेंडर है वो साथ लेके जाते हैं, खाली पेशेंट को आप लोग नहीं लेके जाते, ऐसा भी है? नहीं, जब आरटीए के पेशेंट होते हैं ना, या जिनके साथ ऐसे आरटीए जो बेहोश हो गए, इनके साथ कोई नहीं है, उन पेशेंट्स को हम लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ गवर्नर साहब यहाँ आ गए, तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट, गवर्नर साहब आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आ गए। थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे कैसा देखते हैं सर, ये 1122 की सर्विस है, सिंध हुकूमत की काविश है, क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि ये 1122 जो है सिंध में भी उसी तरह परफॉर्म करे जैसे ये पंजाब में कर रही है, और कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, कोशिश अच्छी कर रहे हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, और ये एक अच्छी सर्विस है, और लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब कोई फ्री सर्विस है, और जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत हो उसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि लाहौर में और पंजाब में जिस तरह 1122 ने अपना नाम बनाया। एक तो ये बिल्डिंगों का जो जाल है, उसके अंदर फिर इन तरह की सर्विस देना, गाड़ियों का रास्ता ना होना, इनके लिए बड़े चैलेंजिंग है इस वक्त। भाई पूरा पाकिस्तान चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो ये भी एक चैलेंज के लिए हमने रास्ता निकाला। गवर्नर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सॉरी भाई, आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि गवर्नर साहब बीच में आ गए थे, तो हमने कहा थोड़ा उनसे भी बात कर लेते। तो ये सर्विसेज फिर आप लोगों के लिए क्या मसाइल होते हैं जो आप देखते हैं, जब जैसे अभी लियारी के इलाके हैं जहाँ पे ये इतनी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को जाने के अंदर, गलियाँ तंग हैं, गलियों में रास्ते नहीं होते, और लोग समझते हैं चीज़ों को जब आप करते हैं, या आपको भी लोगों में भी आगाही की कमी है, या अस्पताल से जैसे आपकी सर्विस नहीं है घर ले जाने के लिए पेशेंट, तो आपको बड़ा इंसिस्ट होते होंगे, कहीं खड़े होते होंगे तो कहते होंगे हमारा पेशेंट ले जाओ, तो फिर क्या होता है? असल में क्योंकि ये एक तो फुली एयर कंडीशनर एम्बुलेंस है, दूसरा फ्री है, तो लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि हमें घर लेके जाएं, मगर अगर इस व्हीकल को हम किसी के घर ले जाने के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादती है। वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है जहाँ मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, एक मिनी आईसीयू की तरह ये काम कर रही है। उसमें अगर किसी सही पेशेंट को घर छोड़ा जाए तो ज़्यादती है, इस वजह से जो है घर छोड़ने की सोच मुअत्तल की थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी तो होती है कि आपको किसी दूसरे अस्पताल टू अस्पताल चेंज होता है, किसी वजह से कोई इमरजेंसी होती है, लोग कहते हैं जी दूसरे अस्पताल ले जाएँ, तो वो आप लोग कर लेते हैं? बिल्कुल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अगर आपका पेशेंट वेंट पर है, फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल में आपका पेशेंट वेंट पर है और आप चाह रहे हैं कि इससे किसी अच्छे टर्शरी केयर सेटअप में जाएं आप, तो बिल्कुल हम वेंट पे वो पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी नौयत का पेशेंट क्यों ना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके Thank you वक्त का। very much. अच्छा, एक चीज़ रह जाती है, आपके साथ कितने लोग होते हैं जब आप किसी जगह पे जाते हैं? एक ईवीओ इमरजेंसी व्हीकल ऑपरेटर जो कि ड्राइवर होता है, और ठीक एक है। पैरामेडिक जो कि पीछे पेशेंट डील करता है। कोई डॉक्टर वगैरह भी आप डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं, जब On हमें call। कोई इंजेक्शन यूज़ करने होते हैं या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, तो फिर हम डॉक्टर से हम ऑन तो कॉल उसके लेते हैं। चार्जेस हैं या नहीं, वो किसी भी डॉक्टर किस्म के आप- कोई चार्जेस नहीं। हमारी 1123 ताली तबीब सर्विस है जो कि ओपीडी सर्विस है, OPD 24/7 वो भी कॉल पे अवेलेबल होते हैं, उसकी भी कोई चार्जेस नहीं है, आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थोड़ा सा हम दिखाना चाह रहे थे इसी चीज़ में, गवर्नर साहब भी इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये तमाम जो सर्विस है सिंध के लोगों की ज़रूरत है, और यकीनन ये होना भी चाहिए। जब गवर्नर साहब आ जाते हैं तो थोड़ी सी मूवमेंट तेज़ हो जाती है और लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। थोड़ा और आगे ज़रा बात करेंगे, पूछेंगे इनसे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है 1122 इस वक्त दे रहा है, तो उसके हवाले से बात करते हैं। चलें जी, इस वक्त हमारे साथ कामरान जुल्फ़िकार मैनेजर हैं, कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। सर ज़रा बताइएगा मुझे, हमने इसके बारे में तो बहुत अच्छी डिटेलिंग ले ली, और क्या क्या सर्विसेज दे दी है 1122? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत सिटी 21 की टीम आने का यहाँ पे। ये बेसिकली हमने एक एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें, वो एम्बुलेंस में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी वेल इक्विप्ड और एडवांस एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। अच्छा, एम्बुलेंस के साथ साथ हमारे पास हमने इवॉल्व किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। यहाँ पे माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंस भी मौजूद हैं, जिसका मकसद जी बिल्कुल, जिसका मकसद ये होता है, थोड़ी सी जगह दिएगा वो हमें, और जी ये इसका बताइए। मकसद ये होता है कि बहुत जो कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं ये वहाँ पे डिप्लॉय होती हैं, मार्केट्स होती हैं, जैसे हैदरी मार्केट हो गई,
बाबर मार्केट हो गई, जोड़िया तारिक बाज़ार रोड हो है। गया, जोड़िया बाज़ार हो गया, तो ये वहाँ डिप्लॉय होती हैं। तो इनका मकसद होता है कि ये पेशेंट को स्टेबलाइज करती हैं। दूसरा कि जो बड़ी एम्बुलेंस है उस पर से लोड भी कम होता है। हमारे पास रोज़ाना 25,000 कॉल्स आ रही हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास रैपिड रिस्पॉन्स बाइक एम्बुलेंस भी मौजूद है। ये गुंजानाबाद एरिया के लिए ऐसे बहुत से कच्ची आबादी के एरिया होते हैं, लालू खेत है, औरंगी टाउन है, जहाँ रोड्स बड़ी नैरो होती हैं, तो ये वहाँ चले जाती हैं, वहाँ जाके पेशेंट को स्टेबलाइज करती हैं। प्लेट लग रही है मुझे कुछ लगी। बिल्कुल, ये सोलर प्लेट है। ये सोलर पे क्या ये क्या होता है कि इसकी जो बैटरी है या इसकी जो हॉर्न है वो वीक ना हो और ये चलता रहे। लाइट्स ऐसी हैं हूटर वगैरह जो वो इसको सोलर के साथ है। बिल्कुल होता है। ऑन कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, हूटर भी बच जा रही थी। ओके ओके, तो ये वेल पता चले कि ये एग्जैक्टली बिल्कुल समझे आप। ये एम्बुलेंस का छोटा वर्जन है, इसके अंदर इसमें भी ऑक्सीजन और तमाम इसके अंदर वो भी छोटी सारी चीज़ें चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। होती बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल और मौजूद इसमें है। भी ये हेल्थ केयर का ही आदमी होता है इसके साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऊपर पैरामेडिक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं जो पूरे ट्रेंड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, जो स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट को। इनकेस फिर भी ज़रूरत होती है तो देन वो डबल वन अच्छा, डबल टू आप एम्बुलेंस जैसा आप कह रहे हैं कि 25,000 कॉलें हैं डेली की आपको? रोज़ाना 25,000 कॉल्स हमें मौसूल होती हैं सिंध भर से। और सिंध भर से। कराची की साथ तो स्पेसिफिक कर दें थोड़ा, तो कितनी हमारे पास ये इस वक्त होंगी एम्बुलेंस? हमारे पास कराची में एम्बुलेंस अभी 110 हैं। अगर आप सिंध भर में पूछेंगे तो ये 600 से ज़्यादा का फ्लीट साइज़ है, जिसमें अंदर एम्बुलेंसेस भी आती हैं, मॉर्चरी वैन्स भी आती हैं, रैपिड रिस्पॉन्स बाइक एम्बुलेंस और माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंस भी आती हैं। ये एक हेल्थ केयर का जब बात करते ना सर, तो ये फ्री तो समझे ब्लेसिंग हो गई ना हमारे लिए। तो ये चीज़ें हम सारी ज़िंदगी वो लोहे के डब्बे देखते रहे, जैसे मैं अपने जिक्र कर रहा था, और वो उसी को एम्बुलेंस समझते हैं। उसी में लोग आज भी प्रैक्टिस है। इंटीरियर में किसी को शिफ्ट करना है, कुछ करना है, तो बड़ा मुश्किल है। कराची से अगर किसी को इंटीरियर जाना है, वो कुछ जाना है, वो रोडों पे उसके नाम पे ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज बना के अजीब अजीब नामों से बैठे हैं, लेकिन जब उनसे बात करने जाओ तो करीब से पेशेंट की मूवमेंट के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं सर। तो इसके लिए क्या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और किस तरीके से इसको अब हम जो है ना सही कर सकते हैं इस निज़ाम में? ये एक तो फलाह खैर है जो हम लोगों की खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे ओवरऑल सिंध में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है 24/7। सर मैं जो कोई अगर कोई जो बात कर रहा हूँ वो आप बात समझें। मैं कह रहा हूँ यहाँ से मैं एक पेशेंट कराची के अंदर देखें, हर जिना में भी लोग आते हैं, सिविल में भी लोग आते हैं, फ्री यहाँ पे सर्विसेज, लेकिन जब वो यहाँ से शिफ्ट करना है तो वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। ये आपने कभी नोट किया? आपको इल्म में है? बिल्कुल ऐसे मेरे इल्म में है। पैसे चार्ज किए जाते हैं, और जो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस है वो काफ़ी कर रही होती हैं। लोगों की इतनी इस्तात भी नहीं होती। हमारी एम्बुलेंस की तादाद अभी 600 है। जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, WHO कहता है हर 30,000 पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। हमें एम्बुलेंस की तादाद बढ़ानी है, तो हम सपोर्ट भी मांगते हैं। कराची को कितनी ज़रूरत है? कराची को सर, कराची की आबादी जो है ना अभी आप देखेंगे तो 3 से 4 करोड़ है, तो और पूरे सिंध की देखेंगे तो वो तकरीबन 6 करोड़ के करीब हो चुकी है। तो हमारे पास 1.5 से 2 लाख पे एक एम्बुलेंस आती है, जो कि सफिशेंट नहीं है। हमें अपनी एम्बुलेंसेस की तादाद को 1800 से 2000 तक करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को फैसिलिटेट कर पाएँ। सिर्फ सिंध हुकूमत ही करेगी कि इसके अंदर नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या इसके अंदर WHO या कोई वर्ल्ड बैंक या इसमें बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, बिल्डर्स हैं, कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम अपने ऑपरेशंस को और इन्हेंस करें, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ही है। ये सिंध के लिए है, सिंध से ही बनी और सिंध की आवाम के लिए ही है। तो हम इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से बढ़ाना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, लोगों को आगाही फराहम करने का। आज हमारा कॉन्सेप्ट हम आए थे कि बहुत सारी चीज़ें से पता चले कि आज जब 1122 ने अपने 2 डिफरेंट तरीके से, यानी कि डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट को किस तरह से वो डील करते हैं, और साथ साथ हेल्थ केयर यूनिट किस तरह इनके काम कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें हम आपको दिखाना चाह रहे थे। वो दोनों चीज़ें हमने दिखाई। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ और ज़रा एक्सपो में आपको दिखाते हैं कि हेल्थ केयर एक्सपो जो हो रही है इसमें और क्या क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम एक्सपो में घूम रहे हैं। ये थोड़ा सा पोर्शन डेंटल के हवाले से, और यहाँ पे थोड़ा सा इक्विपमेंट भी हम वो देख रहे हैं, टूल्स जिसको कहते हैं, मेडिकल डेंटल टूल्स जो है हमारे यहाँ से काफ़ी जो हम देखते हैं कि बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये तमाम वो टूल्स यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये आते हैं हमारे और डिफरेंट शहरों में ये मशहूर चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से आए हैं? हम लोग सियालकोट से आए हैं सर। बड़ा मशहूर है ये इक्विपमेंट हमारा, तो डेंटल और मेडिकल इक्विपमेंट बाहर, ये वही जो हम सुनते रहे बचपन में, किताबों में पढ़ते रहे, जो एक्सपोर्ट होता है। ये वही है, हमारी सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग है। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? ये हमारे सारे पास डेंटल हैं? ये सारे हमारे डेंटल के हैं, बीच में सर्जिकल भी है, डेंटल भी है। सर्जिकल भी है। हाँ जी, ये दोनों ही हैं। ठीक है जी, ये हमारा मकसद यही है कि जो नई चीज़ें जो है
स्टूडेंट वगैरह को। कोई जिद्दत आ गई, कोई नए टूल्स आ गए, जारी बात कोई है, जारी पुराने बात। अभी तक नहीं ये कोई तरीक़ाकार चल नई से नई चीज़ें लाए हैं, हमने वो इसको कलरफुल भी किया है, इसमें नई चीज़ें भी जो है इंट्रोड्यूस कराई हैं ताकि वो डॉक्टरों को भी पता चले और स्टूडेंट वगैरह को भी पता चले। कैसा रिस्पांस है इसका यहाँ पर हमारे कराची शहर के जी अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें, हमें यहाँ पे आके मज़ा आया है, बहुत लोगों ने जो है अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट हुए हैं? जी लोग पसंद कर अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं इन चीज़ों को? जी बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। तो ये थोड़े बहुत पेडिक्योर वाला आइटम भी ऐसा लग रहा है जैसे है नहीं nails का, या ये नहीं ये सारा डेंटल का ही है। ये तो नेल्स में काम आता है ज़्यादातर। नहीं ये वायर कटर है, ये आर्थो की आइटम है, ये लगेचर कटर है, ठीक है जी। ये वायर कटर है, ये आर्थो की आइटम है, ठीक है जी। Orthopedics से? आर्थो डेंटल का, आर्थो डेंटल का ये दूसरी चीज़ें हैं सारी। ये चीज़ें जो है ना मुतारफ़ कराने के लिए आए हैं हमारी। तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह इसकी अब डिमांड दुनिया में है या कोई कॉम्पिटिटर पूरी चाइना दुनिया ने ये हमें पीछे कर दिया इस ये हमारे मुताबिक तो जो है ना 90% जो है ये पाकिस्तान की ही चीज़ें दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं अभी भी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा हमारे पूरे response है? शहर अभी हम कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बैठ गई, हमारे पास हुकूमती अदम तवज्जो की वो तो वजह कोई ना से कोई मसाइल तो होते बिजली ही के हैं। मसाइल, गैस वो के टैक्सेस मसाइल, वगैरह के हैं, taxes बिजली के के हैं, मसाइल, मटेरियल के जो है वो प्राइसेस Raw जब material मिलता नहीं है। रॉ मटेरियल एक जगह पे रुकता ही नहीं है, इसकी प्राइस वगैरह रुकती नहीं है। इसका ये raw material हुकूमत भी हमें चाइना से मंगाना है। नहीं ये हमारा यहाँ का भी है। मैन्युफैक्चरिंग लोकल है, मैन्युफैक्चरिंग टोटल यहाँ की पाकिस्तान की है। रॉ मटेरियल वगैरह कभी कभार कुछ चीज़ों में मंगवाना पड़ता है, वरना ये सारा पाकिस्तान का ही है। सारा पाकिस्तान का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और डिमांड अभी तक सही चल रही है? डिमांड इसकी वो पूरी नहीं होती, पूरी दुनिया में 90% जो है वो सियालकोट एक्सपोर्ट करता है, अच्छा, पूरी दुनिया में। क्या जी। बात है। तो फिर अब लोगों को पता चले, ये ना हो कि हमारे यहाँ तो एक कॉफ़ी शॉप लिए तो नहीं यहाँ हमारे सारे यहाँ आने का और ये शो लगाने का मकसद यही है कि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं। कराची में क्यों नहीं इसकी कोई? सर इसके यहाँ पे कारीगर, ये शहर बड़ा है तो मार्केट तो है ये, लेकिन यहाँ पे कारीगर नहीं है। सियालकोट जो है कारीगर, मेन वजह जो कारीगर सियालकोट नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, इसी वजह से आपका क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया में जो जितने कारीगर हैं सबसे ज़्यादा सियालकोट में है इसका। सर्जिकल आइटम, सर्जिकल के आइटम, चाहे डेंटल हो, सर्जिकल हो, कोई भी हो, इसका कारीगर ही नहीं है दुनिया में। वो सिर्फ सियालकोट में, इधर सियालकोट में ही बाहर रहा है, इसकी मैन्युफैक्चर इधर हो रही है, सब कुछ तैयार इधर हो रहा है। ठीक हो गया, ये बड़ी वजह। अगर कोई और कंट्री करता भी है तो वो अपने एक शहर की डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते, यानी कि उनकी इतनी कम है वो मैन्युफैक्चरिंग। हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, डिमांड पूरी करते हैं। बाद मुल्कों में पाकिस्तान की पहचान इसी वजह से है। जी साहब, तो किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ते ये बड़े हो गए जनाब। ये है वो एक्सपोर्ट वाला आइटम जो हम लोग यहाँ से, सारा डेंटल वो आइटम है जो हमारा पूरी दुनिया में मांग है, और ये हमारा ज़रिया मुबादला कमाने का एक बड़ा ज़रिया है जो हमारी सपोर्ट करता है। हमारे जो हमारा करंट अकाउंट जो है इकनॉमी में इसका एक बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए जनाब। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर और एक्सपोज में क्या क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब हम और मज़ीद आ रहे थे, जैसे हमने आपको डेंटल इक्विपमेंट दिखाया, अब यहाँ पे एक स्टॉल नज़र आ रहा है रेस्क्यू। अब यहाँ पे मुझे कुछ यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनसे हम बात करेंगे। बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ है, व्हाट इज़ रेस्क्यू प्रोवाइडर्स क्या चीज़ है, ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं। इन्होंने लिख के भी कुछ लगाया है, कौन हमसे बात करेगा, ज़रा बताइए। अच्छा, क्या चीज़ है ये? क्या आप लोग कोने में बैठे हुए रेस्क्यू लगा के? रेस्क्यू एक स्टूडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको फाउंड किया था JSMU के मेडिकल स्टूडेंट्स ने। और इसका बेसिक जो एम था वो ये था कि टू मेक फर्स्ट रिस्पांस एक्सेसिबल सबके लिए। या मैं एक डेंटल स्टूडेंट हूँ, ये भी डेंटल स्टूडेंट है महद, एंड हमाद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और हमारा गोल यही है कि हम एक्सेसिबल करें फर्स्ट रिस्पांस। हमारे पास हर यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद हैं। बेसिकली हमारी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन JSMU में फाउंड हुई थी, जिन्ना में फाउंड हुई थी, तो मेनली उसके लोग हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास दीगर डाओ के भी स्टूडेंट्स हैं, LCMD लियाकत, इसके स्टूडेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, आप प्लीज़ सॉरी, आप कंटिन्यू। सो और हम लोग जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है हम लोग सेशंस अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर और इस ईयर भी हमने IBA, अल्तमश यूनिवर्सिटी, सीडर कॉलेज ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अपने सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए थे। हम फर्स्ट रिस्पांस से होते हैं। हमारे करिकुलम में जो है बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है, लाइक DRCA भी, जिसमें हम लोग क्राउड कंट्रोल सिखाते हैं। ऐसी कोई चीज़ की हो जिसकी वजह से आप समझते हो कि ये बनाने के लिए जब जहन में आया होगा, तो क्या इसके पीछे कोई एक सोच होगी ना? देखिए, हर लोग हैं तो वैसे मेडिकली पढ़ना है आप लोग। देखिए, हर साल जो है पाकिस्तान में ही
पाकिस्तान में ही 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं रोड ट्रैफिक यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं RTA जिनको कहा जाता है उसकी वजह से मौत का शिकार हुए मर जाते हैं। सही है, तो इसीलिए हमारे पास हमारा जो एक छोटा कदम है ये, ताकि हम ये जो बेसिक तालीमात है मिसाल के तौर पर किस तरीके से किसी की जान बच सकती है, अगर हम एक एमरजेंसी के मौके पर सही इक़दाम करें और कुछ राइट स्टेप्स कर लें तो उसकी वजह से किसी की जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट होता है 1000 लोग, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाने पहुँच जाते हैं कि भाई उसको ऑक्सीजन दे दो, थोड़ी हवा में दे दो। ये थोड़ी सी आगाही देना, समझाना लोग, यही हमारा मकसद है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर हम किसी को तालीम हासिल देंगे ताकि वो किसी की जान बचा सके। ज़रूरी नहीं है मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर की ये जिम्मेदारी हो, क्योंकि रोड पे कोई भी मौजूद हो सकता है। तो हमारा आम शहरी की जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम इसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं हर न सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को, हम इसके अलावा भी हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं। मिसाल के तौर पर बहरिया यूनिवर्सिटी हमने गए, वहाँ पर कोई मेडिकल का शोबा नहीं है, लेकिन हम लोगों में इंटरेस्ट है। बिल्कुल आजकल के जजेस इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हो गए कि ये चीज़ करनी हमारी जिम्मेदारी है। ये चीज़ देखें, हर एज अ कराचीआइट और पाकिस्तानी भी हर किसी के अंदर जज्बा तो ज़रूर होता है किसी की मदद करने का, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसे शहर में रहते हैं कि सबको मदद करनी होती है, इसी वजह से हुजूम भी इकट्ठा होता है। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे होते हैं, कुछ लोग काम की भी चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई एम्बुलेंस कॉल कर रहे होते हैं। अगर इसके सही इकदाम हमें सीख लें और अगर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें तो यही चीज़ हमारा मकसद है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो सकें, सही वक्त पे सही इकदाम हो सकें, तो इससे किसी की जान बच सकती है। और इसी की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा काम करते रहे, आप लोगों की ये जिम्मेदारी भी बनती है आगे जाके, क्योंकि आप लोगों ने खुद मेडिकल फील्ड को चुना है। यहाँ ये स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं जो ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक NGO की तरह इसको काम कर रहे हैं, लोगों को आगाही फराम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त लोगों की जहन साजी करना इस वक्त हमारा सबसे अव्वलीन तरजीह होना चाहिए कि लोगों के जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, खुदारा आप लोगों से ये गुजारिश है कि उसको थोड़ी सी सांस लेने के लिए जगह छोड़ दें। इतना हुजूम उसके सर के ऊपर बैठ जाता है कि वो बेचारा खुद सांस लेने के बजाय वहीं उसका दम निकल जाता है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद आपको दिखाते हैं कि एक्सपो में क्या चल रहा है, आपको दिखा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि यहाँ एक्सपो में आए हुए थे, हेल्थ केयर की एक्सपो है, तो ईसा लैब का भी एक स्टॉल मौजूद है। ज़रा डॉक्टर नैयर जमीन हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये टेस्ट वगैरह कराना इस वक्त तो हर डॉक्टर जो है ना कोई बीमारी जांचने से पहले कहता है कि ये टेस्ट करा लो तो ज़रा पता चल जाएगा कि कौन सी हमने एंटीबायोटिक शुरू करनी है या कौन सी बीमारी है। पहले तो हम देखते थे कि लोग नर्व पकड़ के बता देते थे कि हकीम ने नर्व पकड़ी और बीमारी बता दी, लेकिन अब तो टेस्ट का इतना रिवाज हो गया, हर चीज़ के टेस्ट हैं, लेकिन वो महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं। कोविड के बाद से तो ये ऐसी ही कोई आप लोगों की इंडस्ट्री को जो है ना कहते हैं कि पर लगे हैं और लोगों की जो है वो चांदी हो गई कहते हैं। तो ये इसके लिए क्या लोगों की पहुंच में आने के लिए कुछ हो रहा है काम इसके ऊपर? नहीं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा आपसे एग्री भी करूंगी और थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका बनता है क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आम आदमी की आवाज़ यही है कि प्राइवेट सेक्टर पे जाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो बहुत सारी बीमारियां जिनका पहले लोगों को पता नहीं था और वो डायग्नोज नहीं होती थी और लोग मर जाते थे, उसको डिफरेंट रीज़न कहा जाता था कि जी आसैब का असर हो गया, नहीं वो कहते थे रात को तो सही सोया था, सुबह उठा नहीं, दरख्त के नीचे सोया था, साया हो गया, लेकिन मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ तरह की डिजीज़, मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन भी डायग्नोज हुए, और फिर जाहिर सी बात है जब इस तरह के इन्फेक्शन डायग्नोज होते हैं, डिजीज़ डायग्नोज होती है, तो फिर उनकी डायग्नोसिस भी बनती है। बहुत सी चीज़ें अभी भी देखें, क्लिनिकल डायग्नोसिस को तो आप किसी भी सूरत जो है वो निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। अभी भी आप नब्ज़ के ज़रिए, जैसे आपने कहा, आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। नब्ज़ कम है, नब्ज़ ज़्यादा है, नब्ज़ रेगुलर है, इर्रेगुलर है, तो चीज़ों का पता चलता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हेल्थ इंडस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट तक जाना, उनकी फ़ीस अफोर्ड करना, टेस्ट करवाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की फीस के बाद जो दूसरा मर्ज है वो आप लोगों के पास आ जाता है। डॉक्टर डायरेक्ट लिखता है कि मुझे ये CS करा लो, ब्लड का CS करा लो, यूरिन CS करा लो, यूरिन DR करा लो, ये तमाम चीज़ें तो ऐसे ही नॉर्मल हो गई हैं कि इन्फेक्शन मालूम करना। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये ज़रूर बताऊंगी, हाईलाइट करना चाहूँगी, मैं ख़ुद भी जो है वो कंसल्टेंट हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ।
मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए हमारा इसमें बहुत सारे ज़िम्मेदारी हमारी अपनी भी बनती है। वो लोगों की इसलिए बनती है कि वो उनको ज़रा सा भी कुछ तबीयत ख़राब हुई, बुखार हुआ, वो फार्मेसी गए, सिम्टम्स बताए, फार्मासिस्ट ने आपको बग़ैर डायग्नोसिस के एंटीबायोटिक दी और आपने खा लिया। 2 दिन 3 दिन खाई, बुखार उतरा, छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके पास डे बाई डे रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो इसलिए जो है ना आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए आपको टेस्ट कराने ज़रूरी पड़े। अच्छा, मैं ईसा लेबॉर्ट्री के बारे में ज़रूर ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो पाकिस्तान की लीडिंग डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। और हम कोई डिस्काउंट है लोगों जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम चलते हैं, लेकिन हमारे रेट्स बहुत एथिकल हैं, बहुत इकनॉमिकल हैं, और उस पर भी हम लोगों को डिस्काउंट भी देते हैं। हम फ्री मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। जैसे आज यहाँ हेल्थ एक्सपो 25 में हम इनके हेल्थ पार्टनर हैं लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर के, और आज भी हम मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जैसे कि ख़वातीन में आपको पता है खून की कमी बहुत होती है, खून की, तो हम एनीमिया के टेस्ट कर रहे हैं। हम ब्लड शुगर, हर चौथा आदमी जो है वो या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है और उसको पता ही नहीं है, वो शुगर के टेस्ट फ्री हो रहे हैं। फिर इसके अलावा कोई है, मैं आपको चाहूँगी कि आप यहाँ पे हमारा बोन मिनरल डेंसिटी का BMD का टेस्ट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप बिल्कुल हम चलते हैं, क्योंकि जिसमें आपकी पूरी बॉडी का आप जो है वो मिनरल डेंसिटी देख सकते हैं कि आपकी हड्डियाँ जो है, बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है या बुरबुरी हो गई है, दीमक लग गई जिसको कहते हैं, एथराइटिस की तरफ तो नहीं जाने वाले, जी बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ न जा रहे हो, वो आगे उसका ये एथराइटिस में ये तब्दील हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस का सिलसिला क्या, वेयर टेयर होती है, 2 बोन्स आपस में टकराती है। जब बोन्स आपकी कमज़ोर होंगी तो फिर वो आपको इन्फेक्शन भी होगा। बिल्कुल, प्लीज़ आइए। चलिए आप आगे चलें, हम आपके साथ चलते हैं और ये देखते हैं ज़रा बोन डेंसिटी का जो ये टेस्ट है। पहले तो हमने आपके पास एक मशीन देखी थी जिसमें हम जूता उतार के फीट अपना पूरा, अब क्या हुआ? वो आपका जो है वो सोल के थ्रू जो है, फुट के थ्रू होता था जी, अभी आप पाम के थ्रू, आप हथेली के थ्रू जो है, ये और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपके पाम के इम्प्रेशन से मुख्तलिफ आपकी जिस्म के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको लेते हुए बताती है कि आपकी बॉडी में आपके मिनरल्स कैसे हैं, कैल्शियम कितना है और आपकी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं करके देख, क्या करना होगा मुझे इसके लिए? हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। राइट, पूरा ऐसे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कोई प्रेशर देना है इसमें? जी कोई प्रेशर देना? अगर आपका कैमरा कवर कर सके, कैमरा इधर ले आइए जी, ज़रा दिखाएं इनको कि स्क्रीन थोड़ी इसकी ब्राइटनेस हो जाए तो फिर नज़र भी आएगा। अगर आप इसमें देखिए तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपकी बोन्स का जो डेंसिटी है, यानी उसमें कितना कैल्शियम है, कितने मिनरल्स हैं, वो डिटेक्ट कर रहा होता है, और फिर उसको डिटेक्ट करते हुए ये आपका स्कोर बताएगा कि आपकी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। ये कितना आप समझते हैं कि एक्यूरेसी लेवल क्या होता होगा? देखिए एक्यूरेसी रेट इसका तो ये होता है कि ये मोर देन 90% जो होता है वो एक्यूरेट होता है, लेकिन अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए तरफ जाएंगे तो फिर वो डेक्सा स्कैन होता है जो कि 100% जो है वो आपको डायग्नोसिस देता है। जैसे कि कोई बीमारी है उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो 90-95% उसकी रिलायबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप 100% डायग्नोसिस पे जाएंगे तो फिर आपको CT स्कैन की तरफ जाना पड़ता है। तो यही ये BMD का भी जो है ना यही प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, इसमें बोलने में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा भाई? हो गई है या अभी रखो और रखना पड़ेगा अभी? अच्छा, और अब आप क्या समझती हैं कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बात करी, तो ये नॉमिनल टेस्ट अब कम से कम टेस्ट भी जो है 500 से ऊपर के चले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। 71% आ रहा है आपका BMD लेवल जो कि नॉर्मल रेंज इसकी कितना आ रहा है भाई? 71% आ रहा है आपका BMD लेवल जो कि नॉर्मल रेंज इसकी 80+ होनी चाहिए थी। 80+ होनी चाहिए। मैडम 70+ आ गया, अब क्या करूँ? आप 70+ आ गए तो उसका मतलब है कि अभी आपकी बोन्स जो है ना वो उतनी हेल्दी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, इसमें एज फैक्टर भी तो साथ शामिल बिल्कुल होता है। देखिए आपका एज फैक्टर होता है, जेंडर से बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी मीडिया के तवज्जो से बताना चाहती हूँ कि सुबह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो ये टेस्ट करवा रहे हैं और उनका ये सवाल होता है कि क्या हम कैल्शियम लें। मैं आपकी मीडिया के तवज्जो से एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर जिस्म में बोन आपकी वीक हैं और आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D जो है वो ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म में विटामिन D की तो कमी, मुझे यानी कि विटामिन D अब इंटेक करना चाहिए। आपको विटामिन D विद कैल्शियम सप्लीमेंट लेना होगा तो वो इफेक्टिव होगा। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेंगे तो भी फायदा नहीं है, सारी विटामिन D भी लूँगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। तो ये है सारा फिर सिलसिला। हमारी जेंडर, एज, हमारा लाइफ स्टाइल, देखिए पहले हम जाते थे धूप में जाते थे, जो नेचुरल अल्लमिया Yes. का एक विटामिन डी का विटामिन डी जी, वो रिसोर्स अब यूज़ ही नहीं करते ना। आजकल की गर्मी ऐसी है पत्नी, 1 साल की विटामिन डी 15 मिनट में मिल जाती है, इतनी तेज़ है। तो सर्दियों की धूप कहते हैं कि ज़्यादा अच्छी होती है, कि स्किन के लिहाज से भी थोड़ा फर्क पड़ जो जाता है। एक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, ठीक है। और एक सपहर जब ढलती यानी हुई शाम सूरज जिसको ढल रहा होता है, यानी असर से पहले की जो वो बहुत अच्छी धूप आपके लिए होती है। उसमें भी आप जो है अगर अपनी बोन्स के साथ साथ जो आपकी ये जॉइंट्स हैं, रिस्ट जॉइंट है, एल्बो है, एंकल है, तो अगर आप इसको नी जॉइंट अगर इसमें और आप अगर उसको एक्सपोजर देते हैं तो आपकी एब्जॉर्शन और बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मेरे लिए कोई ज़्यादा अलार्मिंग तो नहीं है या मैं अभी आपको एक टैबलेट का नाम लिख देती हूँ। अच्छा। तो आप उसको 1 मंथ तक लीजिए इंशाल्लाह। अच्छा, 1 महीना खानी है, तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डेयरी जो मिल्क होती है, दूध डेयरी से एलर्जी है वो। बस तो कॉफ़ी और चाय में ही हम पूरा कर लेते हैं कि तो मैं आपको टैबलेट का ज़रूर एक नाम लिख देती हूँ, आप 1 मंथ तक ले इंशाल्लाह यू विल फाइन। ठीक होगी। और कौन से टेस्ट ये जो बच्चे क्या करवा रहे हैं, ये क्या यहाँ पे हीमोग्लोबिन और शुगर का टेस्ट हो रहा है। शुगर और हीमोग्लोबिन हो रहा है। अच्छा, तो ये भी हम करा लें? ये तो सुई वहीं चबो देंगे आप हमें। सुई तो चबोनी पड़ेगी। क्या करवाया आपने? टेस्ट करवाया। कौन सा? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन? आप में कहाँ से कमी होगी? हीमोग्लोबिन तो खवातीन कराती हैं। आप अपना शुगर का करा लेते। सब दोस्त करवा रहे तो मैंने भी करवा लिया। आपने कराया कोई टेस्ट? अभी करवा रही। अच्छा, आप करा रही, चले आप आ जाइए। अच्छा, अब जो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे वो भी हम मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। हमने कहा ज़रा हम भी अपनी मिठास चेक करा लेंगे, कितनी हमारे अंदर इस वक्त शुगर मौजूद है। जिसामत लग रहा है कि शुगर कुछ ना कुछ बढ़ ना गई, और डर होता है। एक फैमिली भी इनहेरिटेंस भी होता है इसमें शुगर के। बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके मदर या फादर में अगर एक भी है तो रिस्क होता है, अगर दोनों हैं तो रिस्क डबल हो जाता है। माँ बाप, बहन भाई अंदर बंद कर देते हैं। फिर आपका लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखें हम हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी डाइट बिल्कुल छोड़ दी है ना, हमारा स्लीप पैटर्न हेल्दी है ना, हमारा ईटिंग हैबिट पैटर्न जो है वो हेल्दी है ना, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते नहीं हैं, बाइक गाड़ी से निकले में बैठेंगे, ऑफिस या यूनिवर्सिटी उतरेंगे ये तो आपको एक सुई चुभेगी, सिर्फ चुभ गई। सुई जो है वो चुभ चुकी है। पुट्टी खोल दी है हमने। अच्छा, तो अब शुगर तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा यंगस्टर बच्चों में भी हम देखते हैं कि ये ज़्यादा एकदम बढ़नी शुरू हो गई है। एक बड़ा लाइफ स्टाइल के बाद देखिए, एक बच्चों में जो शुगर होती है ना वो होती है टाइप 1। अच्छा। जो कि बहुत छोटे बच्चों में होती है, और उसमें आप इंसुलिन डिपेंडेंट वो बच्चे होते हैं, वो टाइप 1 होती है। ठीक है। लेकिन टाइप 2 अगर बच्चों में हो रही हो कि 7, 8, 10 साल से बड़े बच्चे हैं उनको, तो उसको हम टाइप 2 कहते हैं। ठीक है। और उसकी वजह यही है कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चों में आप रात को जो है वो हैप्पी मील और हर वक्त आपके डील्स इतनी अच्छी मिल जाती हैं आजकल। वो रात को बच्चों को वो बोलते हैं कि 1500-1700 में 3 बर्गर्स आ रहे हैं, तो वो तो खाने शुरू कर देते हैं। सो बस यही सब कुछ है कि जिसकी वजह से जो है वो बच्चों में भी आजकल जो है वो यंग एज में डायबिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है। आप अगर सनी प्लस जी ये लगा दीजिए, ताकि फिर मैं अपना प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है। नहीं, और बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। हम चाह रहे थे कि आज प्रोग्राम के तवज्जो से आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आज जो एक्सपो लगी थी हमने ज़्यादातर चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करी कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ लेके आए। ज़्यादातर हमने जो सेगमेंट किया वो हमारा 1122 के साथ करने का लगा। यहाँ ईसा लैब भी मौजूद था, उनसे बात की, और जो स्टूडेंट्स आए हुए उनसे भी बात करी कि ये ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक अच्छी जो है कोशिश होती है कि हेल्थ के हवाले से लोगों में आगाही फराहम करने के लिए ऐसी एक्सपोज होनी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।